सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इस वीडियो को देखने के लिए या इस पूरी बात को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं या यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको बता देता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध पुरोहित है और मैंने अभी अभी जो 7 अप्रैल को ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम का परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, उसमें मेरी 247 रैंक आई है और ओपन में 224 मेरी रैंक है और मेरे जो मार्क्स हैं वो 76.90 मेरे मार्क्स हैं। इससे पहले कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हाल में लोअर पीसीएस का एग्जाम का परिणाम आया था, तो लोअर पीसीएस में मैं चयनित हूँ और काफ़ी अच्छे अंक मेरे उसमें आए हैं और अभी मेंस मैंने उसका देना है। पीसीएस की परीक्षा भी हुई है, उसका परिणाम हालांकि नहीं आया, लेकिन उसमें भी मुझे उम्मीद है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, तो उसमें भी मेरा चयन होगा। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई थी स्टेनोग्राफर की 16-17 मार्च 2021 को, उसमें मेरी 9th रैंक थी, 9वां मेरा नंबर था और मैंने, हालांकि स्टेनो में मेरी रुचि नहीं है तो मैंने स्टेनो का एग्जाम नहीं दिया, तो बाद में फाइनल में मेरा नाम नहीं है, लेकिन जो पहली लिस्ट आप लोग सर्च कर सकते हैं उसमें मेरा 9th रैंक है, 9वां मेरा नंबर उसमें आया है। उसके बाद मैं बात करूं तो हाईकोर्ट क्लर्क में भी जो पद कोड 133 था उसमें मेरा जो सिलेक्शन है वो 4 नंबर से रुका है और उसी में पद कोड 134 था स्टेनोग्राफर वाला, उसमें मेरा जो वेटिंग उसकी आई थी स्टेनोग्राफर की उसमें 25 रैंक था, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेनोग्राफर में मेरी रुचि नहीं है, तो इसलिए मैंने वो एग्जाम नहीं दिया, तो फाइनल में उसका मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अभी कुछ दिनों बाद एक और रिजल्ट आएगा, उसमें भी संभावना है कि मुझे लगता है कि मेरा अच्छा उसमें परिणाम रहने वाला है। तो ये तो एक सूक्ष्म परिचय मेरा हो गया है, क्योंकि आजकल जिससे भी बात करो तो वो यही पूछता है कि आपने कितने एग्जाम निकालने हैं या आपका पहले नाम क्यों नहीं आया है, तो इसलिए आप बात कर रहे हैं, या इसी में वीडियो में कैसे हो गया है, या वीडियो में आपका चयन कैसे हो गया। तो एक आपको जानकारी देने के लिए कि हमारा पहले भी चयन हो चुका है और अच्छे अच्छे रैंक पर चयन हो चुका है, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा था। दूसरी बात यह है कि आजकल क्या है कि या पहले मैं सभी मेहनती छात्रों को और चयनित छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिनका ग्रेजुएट लेवल या स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयन हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से चयन हुआ है। हालांकि मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, मेरी 247 रैंक है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं अभी देख रहा हूं कि कोई 21 रैंक पर है, कोई 42nd रैंक पर है, कोई 52 रैंक पर है। हमारे जानने वाले 100 में भी, टॉप 100 में कई लोग ठीक है जो आए हैं और बहुत सारे मेरे मित्र और चयनित हुए हैं, तो उन सबको शुभकामनाएं और साथ साथ में उनके माता पिता को भी शुभकामनाएं कि उन्होंने इतने संघर्ष करके अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाया और आज वो सफल हुए हैं और अच्छे पोस्ट उनको मिलने वाली है। इसके लिए सभी लोगों को, चयनित अभ्यर्थियों को भी और उनके परिजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा विवाद जब से ही परीक्षा का परिणाम आया है हुआ ही है, पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में हमेशा विवाद होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये विवाद ज्यादा होता दिख रहा है। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं और कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं, तो उनका जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं या अपना पक्ष रखने वाला हूं, तो उस पर अभी बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को, ये चयनित जो अभ्यर्थी हैं उन पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं, उनको फेसबुक और टेलीग्राम पर गालियां दी जा रही हैं। अभी मेरे पास सारे प्रमाण हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, तो अभी मैं उन पर बातचीत करूंगा। और माता पिता को उसमें अपमानित होना पड़ रहा है, कई लोगों को, है ना, उनकी जातियां निकाली जा रही है, उनके पिताजी को अपमानित किया जा रहा है। ठीक है, मैं इन सब लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये सारे काम कर रहे हैं, क्या इसीलिए हम तैयारी करने वाले थे? मान लीजिए कि आपके 2 नंबर और होते और आपका सिलेक्शन हो गया होता, तो क्या आप अधिकारी बनकर ऐसे लोगों को गरियाने का काम करते या ऐसा गाली देने का काम करते? तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो पढ़ाई अब तक की है, या आप आगे भी चयनित होंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद आप किसी दूसरे एग्जाम में चयनित होंगे, तो क्या आप ये काम करके चयन पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि, है ना, आपको थोड़ा सा इस विषय पर सोचना चाहिए और लोगों को गाली देने का, लोगों को जाति सूचक शब्द कहने का, किसी के माता पिता को अपमानित करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं बनता है। और अभी इस पर बहुत सारे लोग FIR भी कर रहे हैं और कुछ लोग अभी सोच भी रहे हैं, तो है ना, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। बहरहाल मैं आज सभी चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन सभी चयनित अभ्यर्थियों के बिहाफ पर अपना पक्ष रखने, क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, 1-2 नंबर से रुक गया है, और बाकी जितने भी और लोग हैं, जिनका कई सारे लोग जो 50 नंबर ला रहे हैं, 55 नंबर ला रहे हैं, तब भी वो हल्लेबाजी वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा पक्ष रखने के लिए, या जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका पक्ष रखने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए, और जितने भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं और जितनी भी शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं और मैं एक एक करके सभी चीजों का जवाब आपको देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले सवाल उठाया जा रहा है
कि या आरोप लगाया जा रहा है, असल में सवाल तो नहीं है, ये आरोप है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो 15 लाख रुपए देकर लगे हैं या उन्होंने 15 लाख रुपए किसी को दिए हैं और तब जाके उनका चयन हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये 15 लाख रुपए लेने वाला व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का नाम आप उजागर करिए जिसने 15 लाख रुपए लिए हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास 15 लाख रुपए होते तो हम किसी बड़े कोचिंग सेंटर के मालिक होते, बड़ा कोई प्रतिष्ठान चला रहे होते, बड़ी कोई मॉल में काम कर रहे होते और बड़ा अपना कोई बिजनेस चल रहे होते। तो हमारे पिताजी एक छोटी सी दुकान मेरे पिताजी ने चलाकर हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए भेजा है। और इस तरीके से ठीक है, ये आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है कि सभी लोग 15 लाख रुपए लेकर सिलेक्शन हुए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बिल्कुल गरीब तबके से आते हैं और है ना, पिताजी घर में अदरक बेचते हैं और यहाँ बच्चा पढ़ता है और वो सिलेक्शन इस बार लिया है। तो ये आरोप बिल्कुल आपका अनर्गल है और ऐसे आरोपों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, क्योंकि कल आपको भी इस सिस्टम का हिस्सा बनना है। कल आपकी जब जॉब लगेगी आपको भी लोग कहेंगे कि नहीं आपने तो 25, हमको तो 15 लाख रुपए कह रहे हैं, थोड़ा सा कम कह रहे हैं। आप पर लोग 25 लाख का आरोप लगाएंगे कि आपने 25 लाख रुपए दिए हैं और तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि ये अनर्गल है। हाँ, आप जानते हैं उस व्यक्ति को किसने लिए हैं और जानते हैं उस व्यक्ति को किसने दिए हैं, मुझे प्रमाण दीजिए, हमें प्रमाण दीजिए, आयोग को प्रमाण दीजिए, पुलिस थाने में आ जाइए, वहां प्रमाण दीजिए, आपकी बात को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, बिल्कुल आप इस पर करिए। तो ये पहला जो आरोप लगाया जा रहा है उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरिट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरिट इतनी ऊपर क्यों जा रही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं अपने मार्क्स के हिसाब से बताऊं तो मुझे लग रहा था कि हाँ 72, 73, 74 के आसपास मेरिट रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा 1-2 नंबर और ऊपर गए। इसका कारण यही है कि डिलीट थोड़ा सा कुछ शिफ्ट में प्रश्न ज्यादा हो गए तो उसका किसी को ज्यादा फायदा हुआ होगा, तो वो 75 के आसपास जनरल की चली गई, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे कारण है, इसमें बहुत सारे कारण हम नकार नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और यूपीएससी भी स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, राज्य सिविल सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों ने अपनी तैयारी को 1 साल ब्रेक देकर इस परीक्षा की तैयारी की है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें अच्छी पोस्टें भी हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, उद्योग प्रबंधक है, छात्रावास अधीक्षक है, कई सारी पोस्टें हैं। तो अच्छी पोस्टें हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी रहती है, दबाव रहता है सब पे। तो सब लोगों ने अपनी एक साल की तैयारी ड्रॉप करके बहुत सारे लोगों ने इस परीक्षा की तैयारी की और इसमें बहुत सारे लोग चयनित हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो मेरिट हाई जाने का एक कारण यही है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा थी तो लेवल थोड़ा सा इसका ऊपर रहना ही था और बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी, बीटेक किए हुए विद्यार्थी जो कहीं अच्छी जॉबों में काम कर रहे थे और कहीं तैयारी कर रहे थे, वो सब छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी में लगे और उन लोगों ने इस परीक्षा को क्रैक किया है। तो जाहिर सी बात है कि जनरल की जो मेरिट है या और भी कैटेगरी की जो मेरिट थी तो ऊपर जानी थी। दूसरी बात मेरिट ऊपर जाने की ये है कि मैंने जो डेटा अभी एनालिसिस किया है उसमें जो जनरल के हैं 340 के आसपास, हालांकि इसमें कुछ वुमेन फीमेल का भी होगा, लेकिन फिर भी 340 नंबर तक रैंक तक मैंने देखा है। या आप लोग इसको 300 मान लीजिए या 320 मान लीजिए, तो 320 हम लोग मान लेते हैं कि जनरल की उसमें रैंक थी या जनरल की रैंक है। इस 320 में से या 340 में से 170 लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, ठीक है। यानी कि 340 तक जो रैंक है पूरा, उस तक आप जहां तक जनरल का मैंने देखा कि रैंक आया है वहां तक आप देखेंगे तो 170 लोग ऐसे हैं जो ओबीसी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष वर्ग के हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी है और एसटी है 170। और इसमें भी केवल अगर ईडब्ल्यूएस आप देखेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आप देखेंगे तो ये 53 लोग ऐसे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जिन्होंने की जनरल की सीट काटी है, जो कि जनरल में रैंक लाए हैं। और ओबीसी की भी बहुत अच्छी मात्रा है, पहले इतनी नहीं होती थी, इस बार बहुत ओबीसी के बच्चों ने जनरल की सीट काटी है। तो जनरल में हमेशा फाइट ज्यादा रहती है और इस बार इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि अब तो कैटेगरी भी बहुत सारी आ गई है और इसलिए भी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जनरल की सीटें काटी हैं। तो जनरल के जो अनरिजर्व्ड बच्चे होते हैं उनके लिए अपने आप ही सीटें कम हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसकी 1-2 नंबर मेरिट इसलिए भी ज्यादा गई है। बाकी आप लोगों के अपने व्यूज हो सकते हैं, अपना पक्ष हो सकता है। मैंने ये जो एनालिसिस किया है डाटा, ये मैंने देखा है। बाकी और में अगर आप देखेंगे सबकी मेरिट इतनी नहीं गई है ना। जैसे आप जनरल मेल की देखेंगे तो 75 है, बिल्कुल सही बात है। जनरल फीमेल की देखेंगे तो 68 है। जनरल एक्स सर्विस मैन की देखोगे तो 65 मेरिट गई है। ऐसे ओबीसी मेल की देखोगे तो 73 है। ओबीसी फीमेल की देखोगे तो 69 है। ऐसे एसटी मेल की देखोगे तो 68 है। एससी फीमेल को देखोगे तो 67 है। ईडब्ल्यूएस मेल की देखोगे तो 71 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल के देखोगे तो 68 है। और पीएच की लास्ट तक का हमने देखा कि 45.45 तक
यानी कि 45.45 तक भी पीएच का सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो मेरिट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल 75 के बाद किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, बहुत सारी कैटेगरीज में नीचे गया है और जिस हिसाब से वहां पर कंपटीशन रहा होगा उस हिसाब से वहां की मेरिट गई है। ठीक है, तो ये मेरिट जाने के 2-3 आधार मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा तैयारी करने का ज्यादा समय मिला, बहुत सारे जो अच्छे स्तर के बच्चे हैं उन लोगों ने इसमें फाइट किया, इसलिए मेरिट मुझे भी लगता था कि मेरा अच्छी पोस्ट में चयन हो जाएगा। मेरे जितने नंबर हैं मुझे लगता था कि मुझे ऊपर की पोस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे जब परिणाम मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि हाँ, कहीं ना कहीं उन बच्चों ने फाइट की है जो बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने तैयारी करी। और परीक्षा में हमेशा बिल्कुल दिन की बात होती है और थोड़ा सा मेरे खुद 3-4 प्रश्न ऐसे गलत हुए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। अगर मेरे 80 नंबर आते तो जाहिर सी बात है कि मेरा रैंक अच्छा होता। ठीक है, तो मैंने 3-4 प्रश्न अपने हिसाब से गलत किए तो मेरे रैंक अपने पीछे है। तो इस समय मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें है ना 15 लाख किसी ने दिए होंगे तो उसने मेरी सीट काट दी और मैं पीछे आ गया, नहीं, उसमें मेरी गलती रही। मैंने 4 प्रश्न अपने गलत किए, अगर 4 प्रश्न मैं गलत नहीं करता तो मुझे 5 नंबर वो मिल जाते, 1 नंबर पूरा जो कटता है वो 5 नंबर, तो मेरे 76.90 अभी नंबर है तो मेरे 81.90 नंबर हो जाते, तो मैं कहीं ना कहीं टॉप 100 में होता या टॉप 150 में होता, है ना। तो उसमें हमारी कुछ गलती रही तो हम नंबर पीछे आ गया, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये इसका जवाब है कि मेरिट ऊपर क्यों गई। फिर भी मैं कह रहा हूं हाँ, मेरिट 1-2 नंबर ऊपर गई है जो कि नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन इसके कारण हम लोग ढूंढेंगे तो पर्याप्त ऐसे कारण है कि जिसमें मेरिट ऊपर जाने के कारण हमें मिल सकते हैं, पाए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं या ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो जांच से क्यों डर रहे हैं, या जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो जांच से क्यों डर रहे हैं, ऐसे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जांच से नहीं डर रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो चयनित हुआ है वो जांच से नहीं डर रहा है, लेकिन इसमें 2 पक्ष हैं। एक बात तो ये है कि जो जांच कराने वाले लोग हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनकी नीयत, मैं बार बार कह रहा हूं और इसको रिपीट करके बार बार कहूंगा कि उनकी नीयत ठीक नहीं है जो जांच कराना चाहते हैं। इसके पीछे भी मैं आपको 2 बातें बताता हूं। क्यों? क्योंकि आयोग के अभी अध्यक्ष और सचिव का आपने बयान सुन लिया है, पर्याप्त तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से हमको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई गड़बड़ी की आशंका है, कुछ ऐसी है, 15 दिन का हमने समय दिया है, 7 अप्रैल से 15 दिन का और समय आपको मिलेगा। आप क्या करिए, हमारे पास आइए, और आते नहीं है तो लिंक खुला हुआ है, लिंक पर दीजिए, ईमेल पर अध्यक्ष जी ने कहा है कि ईमेल पर दे दीजिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, या जो ये जांच कराने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आयोग के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रत्यावेदन नहीं लगाना चाहते हैं, वो आयोग को सबूत नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमें पर्याप्त सबूत मिल गए हैं और हम मुख्यमंत्री जी से इस बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात रखने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक सेटिंग है, कहीं ना कहीं आपके लोग भी राजनीति में हैं और आप उनकी सहाय पाकर या उनका हस्तक्षेप करके आप इस भर्ती को कैंसिल करवाना चाहते हैं, इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं, और जो हम कभी होने नहीं देंगे। जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं ये कभी होने नहीं देंगे कि हम इस भर्ती को रद्द करवाएंगे। जांच हम भी चाहते हैं, हम भी, अगर कोई ऊपर का वाकई में ऐसा है तो वो हट जाए, हमारी रैंक अच्छी होगी, हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप लोग जांच ठीक तरीके से नहीं करवाना चाहते हैं। आयोग ने कहा है कि अगर कोई ऐसा सबूत मिलता है हम जांच करवाएंगे, लेकिन आप कहां, मुख्यमंत्री से जांच करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के पास जाने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी चुनाव लड़ना है, अब मुख्यमंत्री जी को दबाव में लाना चाहते हैं और दबाव में लाकर वो कह दें कि हाँ ठीक है हम इस भर्ती को कैंसिल करेंगे। तो ऐसा कैंसिल कराने को हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको कभी तैयार होना भी नहीं चाहिए। जांच हर कोई चाहता है, लेकिन जांच की नीयत ठीक नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जांच से हम डर नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, आयोग ने एक बार OMR में हमारा एग्जाम ले लिया है, ठीक है, फिर क्या है, अब मीडिया वाले हमारे एग्जाम ले रहे हैं ना, वीडियो में बुला रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अब मीडिया हमारा एग्जाम लेगी एक बार, है ना, तो मीडिया हम पे ठप्पा लगाएगी, सर्टिफिकेट हमें देगी, तब हम सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, फिर मीडिया हम पर ठप्पा लगा देगी, फिर जांच की रिपोर्ट आएगी, ठीक है, फिर जांच में हम लोग 6 महीने झुलसते रहेंगे, जूझते रहेंगे इस जांच से, ठीक है, फिर जांच की रिपोर्ट आएगी, फिर हम कोर्ट जाएंगे, आप लोग कोर्ट जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में फिर स्टे मांगा जाएगा, 6 महीने हम और रुकेंगे। तो ऐसे 6-6 महीने करके हम लोग इस भर्ती को 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हम इन जांच करवाने वालों के साथ नहीं है, या ये जो लोग कह रहे हैं कि जांच में साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हुई है, तो हम इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये ठीक तरीके से जांच नहीं चाहते हैं, ये परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं, और परीक्षा रद्द हम लोग नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देहरादून की गलियों में अपना पूरा जीवन खपा दिया है। हाँ, मेरा जिला रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से यहाँ आकर हमने अपने जीवन यहाँ खपा दिया, अपने 6 साल और 7 साल हमने देहरादून की गलियों में ठोकरें खाकर, कोचिंगों में जाकर, प्रैक्टिस सेट दे देकर हमने अपना जीवन खपा दिया, और आप कह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द कर देंगे।
कैसे रद्द कर देंगे? कौन होते हैं आप रद्द करने वाले? आपको इस भर्ती को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट सुन रहे हैं, आप सभी आवाज उठाइए कि इस भर्ती को कोई भी रद्द नहीं करेगा, या रद्द करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे राइट हैं, हम भी जानते हैं क्या करना है, हमने भी संविधान पढ़ा है, हम भी देखेंगे कि क्या होता है और हम लोग भी फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो ये जो लोग जांच वाली बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि आप लोग जांच ठीक तरीके से करवाना ही नहीं चाहते हैं, आपकी नीयत ठीक नहीं है। और नीयत आपकी ठीक होती तो हम आपका, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपकी नीयत ठीक है, हम आपके साथ हैं, ठीक है, और हम आयोग में पक्ष रखने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे कि ठीक है आयोग में पक्ष रखिए। लेकिन आप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का मतलब साफ साफ है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और आप इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं। और इस तरह तमाम भर्तियों को आप रद्द करवाते रहेंगे तो फिर कब बच्चा सिलेक्शन लेगा, कब बच्चा अपना डीवी करवाएगा, कब बच्चा अपना ज्वाइनिंग करेगा, और कब जिसके माता पिता आंखों से टकटकी लगाए हुए देखें कि हाँ हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया है, और वो पहली सैलरी लेकर आएगा और अपने गांव में, अपने घर में, अपने लोगों के साथ एंजॉय करेगा और पार्टी करेगा, तो वो तो दिन तो कभी आ ही नहीं पाएगा। आप हर भर्ती में ऐसे करेंगे, अब 10 दिन बाद रिजल्ट आने वाला, आप उसमें भी ऐसे कहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया। और मैं दावे के साथ अभी आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि सारे लगभग जितने भी जो अभी वीडियो में हुए हैं, लगभग आधे लोग वहां भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अभी उसका भी आगे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो ये जांच वाली बात जो हमने स्पष्ट आपको बता दी है। तीसरी बात है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि आयोग नॉर्मलाइजेशन कर रहा है और इससे किसी के बढ़ गए हैं, किसी के घट गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि नॉर्मलाइजेशन आयोग कर रहा है और आयोग को नहीं करना चाहिए। अगर आयोग एक शिफ्ट में करवाते, एक शिफ्ट के पक्ष में हम भी हैं, ठीक है, लेकिन आयोग लगातार ऐसे कह रहे हैं कि हम एक शिफ्ट में पेपर करवाने के बिल्कुल भी हमारे पास संसाधन उतने नहीं है, या फिर कुछ सिक्योरिटी का इशू हो जाता है और हम पर एक ही मौका होता है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना होगा। और आप कितना भी कर लीजिए, आयोग बिल्कुल भी आप इस बात से तैयार नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, 2.5 लोग, 3 लाख, 4 लाख, 5 लोग आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा में होगा। और इससे पहले हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप जो बहुत सारे लोग भर्ती हुए हैं, उसी प्रक्रिया से गुजरकर आप आज सैलरी ले रहे हैं, पोस्टिंग पा चुके हैं, ठीक है। स्टेनो की परीक्षा हुई है, जिसका भी परिणाम आया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। इससे पहले कई और परीक्षाएं हुई हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो बहुत सारे लोग नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से ही क्या कर चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इस बार ही हंगामा क्यों हो रहा है, और हर बार भर्ती का रिजल्ट आने बाद की ही क्यों होता है? पहले करिए, अभी करिए, नॉर्मलाइजेशन वाली बात पर अभी हंगामा करिए। हम आपके साथ हैं कि आगे कोई भर्ती 2 शिफ्ट में नहीं होगी, 1 शिफ्ट में करवाइए, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आयोग खुद कह रहा है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, या वो तो हमने करना ही करना है। तो फिर आप कैसे इस परिस्थिति को डील कर पाएंगे? तो हमें जीना पड़ेगा इसके साथ, विद्यार्थी को तैयार होना पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार करने पड़ेगा। हमारा सिलेक्शन पहले रुका है नॉर्मलाइजेशन के कारण, तो हमने तो कभी उठाया। अभी मैं अंकित सिंह नेगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जो रॉ मार्क्स और वो वाली सीट है वो की है, सार्वजनिक की है। और उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड में बताया है कि फॉरेस्ट गार्ड में उनके 70 नंबर हैं और बाद में नॉर्मलाइज होकर 59 हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं क्या करता, विरोध करता और उसी में लगा रहता, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं अपनी गलतियों को सुधारता और तैयारी करता। और अभी उनके 84 नंबर है, अच्छा उनका रैंक है, 21 उनका रैंक आया है, 21वां उनका स्थान आया है, ठीक है। तो वो भी गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं, बहुत सारे लोग गुजरे हैं। कुछ को अभी घाटा हुआ होगा, कुछ को पहले हुआ होगा, कुछ को आगे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होंगे, और इस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक शिफ्ट में आयोग पेपर करवा सकता है और हम उस पर दबाव बना सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग साथ हैं और हमें चाहिए कि हम लोग एक साथ पेपर करवाएं। लेकिन अभी को लेकर आप कहेंगे कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें और इस भर्ती को रद्द कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो ये बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है और हम बिल्कुल भी इस बात के साथ आपके साथ खड़े नहीं है। चौथा 5वां प्रश्न है आप लोगों का कि बहुत सारे प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं या बहुत सारे प्रश्न अदल बदल कर दिए गए, हमेशा से हुए हैं। हाईकोर्ट में 1 दिसंबर 2019 में भी बहुत सारे लड़कों को मैं देख रहा हूं कि हाईकोर्ट में वो ज्वाइनिंग पा चुके हैं, अभी सैलरी ले रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और उस भर्ती में मेरा सिलेक्शन रुका है, मुझे पता है। 9 नंबर का हेरफेर हुआ था, 4-5 नंबर डिलीट हुए थे और 3-4 प्रश्न के आंसर बदले थे, या उसमें 1 से ज्यादा आंसर माने गए थे, ठीक है। उस भर्ती में 9 प्रश्न का जहां हेरफेर हुआ था, वहां तो आपने सिलेक्शन ले गया, तो वो बिल्कुल ठीक है। और अभी इसमें एक शिफ्ट में 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, एक में 4 हुए, एक में 5 हुए हैं, तो आपको दिक्कत होने लग गई। और डिलीट प्रश्न हमेशा होंगे, आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं बच्चा प्रत्यावेदन उसीलिए मौका दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो ढूंढ के लाए। और एनसीईआरटी और बहुत सारी आजकल 50 किताबें आ गई हैं, कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान कुछ ना कुछ हेरफेर होता है। और आयोग अभी कभी ऐसा होगा ही नहीं कि एक भी प्रश्न डिलीट नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। और आप भी इस बात को मानते हैं, लेकिन आपके पास कुछ और बात नहीं है, तो आप इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि नहीं डिलीट प्रश्न हो गए हैं। ज्यादा है नहीं, इसमें कहां ज्यादा है, 5 प्रश्न तो नॉर्मल बात है, 4 प्रश्न नॉर्मल बात है। इससे पहले तो कई सारे हुए हैं। हाईकोर्ट में मैं खुद अभी मैं डेटा भी आपको दे सकता हूं, 9 प्रश्नों का हेरफेर हुआ है और बहुत सारे लोग उसमें सिलेक्ट हुए हैं। हमारा भी हो सकता है कि हमारा भी उसमें चयन हो जाता है अगर हमारे भी वो प्रश्न गलत हुए होते, लेकिन हमारे वो प्रश्न सही थे तो हमको तो नंबर मिले नहीं, तो हमारा सिलेक्शन रुक गया 3-4 नंबर से। और जिनका भी गलत रहे होंगे तो उनको आ गया, उनका नंबर आ गया। तो हमने तो कुछ नहीं कहा भाई, हमने कहा ठीक है हम तैयारी करते हैं, हमने खुद को समय दिया, खुद को हमने तराशने का काम किया और हम सिलेक्ट हुए हैं।
है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है और डिलीट प्रश्न का कभी भी कोई उपाय आप नहीं निकाल पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगी, बहुत सारे लोग नीचे गाली देने भी आएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग सह लेंगे। लेकिन आप ये लिख लीजिए कि कोई भी परीक्षा भविष्य में होगी, डिलीट प्रश्न का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न हमेशा डिलीट होते रहेंगे, हेर फेर आंसर होता रहेगा। और ये हमेशा होता है क्योंकि अध्यक्ष जी भी परसों कह रहे थे कि पेपर बहुत गोपनीय तरीके से बनता है, तो उसमें गलती होने की हमेशा चांस रहती है। और बिल्कुल मानवीय गलतियां हमेशा होती हैं, भूल हमसे होती हैं। क्या आपने कभी नहीं किया है ओएमआर में? आपने कभी गोला 17 का डी होना चाहिए था, आपने कभी 18 का डी नहीं भरा है क्या? हमसे तो बहुत गलतियां हुई हैं। हमने ओएमआर में बहुत सारी गलतियां पहले की हैं कि 17 का आंसर किसी का डी था, हमने 18 का डी कर दिया और बाद में देखा ये तो गलत हो गया है ना। हम गलतियां करते हैं, आपने बहुत सारी गलतियां करी होंगी, ठीक है। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गलती करे, तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात नहीं। और ये एक ही भर्ती में क्यों? फिर तो सारी भर्तियां अगर आपको इसी बिहार पे रद्द कराने का करना है तो आज तक जितनी भर्तियां हुई और जिसमें भी डिलीट प्रश्न हुए हैं सबको करवाइए, दोबारा परीक्षा करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन ये खाली बोलने वाली बात है और आप लोग अनर्गल ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका कोई समाधान नहीं है जहां तक मुझे लगता है। आपके कुछ और व्यूज हो सकते हैं, आपके व्यूज का स्वागत है। अगला, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आयोग की भूमिका पर संदेह बहुत सारे लोग जता रहे हैं कि आयोग ने ये कर दिया है, अध्यक्ष ये कर रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक ये कर रहे हैं और सचिव ये कर रहे हैं, वो आईएएस नहीं है, वो पीसीएस नहीं है, ऐसी मतलब अनर्गल बातें बताई जा रही हैं। तो उनको अधिकार नहीं है ये सारी चीजें। लेकिन ये परीक्षा परिणाम आने के बाद ही क्यों हो रहा है? आप ये क्यों नहीं जानते कि आयोग खुद भी कह रहा है कि हम प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक सेंटर पर जेमर लगाते हैं। यूकेपीएससी जैमर नहीं लगाता, कोई और परीक्षा में जैमर नहीं लग रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के बाद से, ठीक है, आयोग क्या कर रहा है? प्रत्येक सेंटर में जैमर लगा रहा है। आयोग प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक कर रहा है। अभी देखो यूकेपीएससी के पेपर हुए, हमारा जहाँ सेंटर था वो ऐसे ही चल रहा था, मजाक में पता नहीं, मतलब ऐसे ही चल रहा था, है ना। कुछ लग इन रहा था कि है ना, बिल्कुल टीचर आराम से बैठे हुए हैं, ना कोई बायोमेट्रिक है, ना कुछ है, ना कुछ है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नकल हुई है या उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे फील नहीं आई। यूकेएसएससी जब पेपर करवाता है, वहां प्रॉपर तरीके से बायोमेट्रिक होती है, आपके पेपर पर वो ठप्पा वो लगता है, स्टिकर लगता है प्रॉपर तरीके से, बाहर जैमर लगे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इतनी व्यवस्थाएं करवाने के बाद आपको अपने आयोग पर भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको इस आयोग की परीक्षाओं की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने आयोग पर भरोसा नहीं जता सकते हैं, अपने इस सिस्टम पर भरोसा नहीं जता सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको आयोग की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार है। और बहुत सारे लोग जो सिलेक्टेड हैं, मुझे तो तब हंसी आ रही है, जो लोग पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उसी आयोग से, उसी व्यवस्था से, वो लोग अभी सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि उनके नंबर आ नहीं पाए इस परीक्षा में, तो वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं, आयोग भ्रष्ट है, आयोग के सब अधिकारी भ्रष्ट हैं। मुझे लगता है कि हमें आयोग का साथ देना चाहिए और हम जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं हम आयोग के साथ हैं। और आयोग ने पूरी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ और अच्छे तरीके से पेपर को किया है। और उस समय सब लोग जो आज विरोध कर रहे हैं ना, 4-5 तारीख के बाद से इनके वीडियोज उठा लीजिए, इनकी पोस्टें देख लीजिए, ये सब लोग आयोग को धन्यवाद दे रहे थे कि आयोग ने इतने अच्छे तरीके से कर दिया, इतना अच्छा मैनेज किया, अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, अच्छे तरीके से निभाया। और आज वही लोग, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो विरोध कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कल के दिन फिर आपका सिलेक्शन होना है, फिर आपने इस परीक्षा में बैठना और फिर कोई और लोग आरोप लगा रहे होंगे तो आपको बुरा जरूर लगेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको संज्ञान रखना चाहिए। और जब तक कोई ऐसी बात ना आए, मतलब गलती की गुंजाइश हमेशा होती है। मुझे लगता है कि आयोग ने जब कहा है कि हम प्रॉपर तरीके से जांच करेंगे, कल मैं सचिव जी का बयान सुन रहा था, सचिव जी ने कहा कि हम पूरी तरीके से जो भी गड़बड़ी है उसको खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आप उनके पास जाइए तो सही, आप उनको बताइए तो सही। आप उनको बताना नहीं चाह रहे हैं, आपको तो मुख्यमंत्री जी के पास जाना है, फोटो खिंचवाने हैं, आपको तो मीडिया में आना है ना, आपको तो फेसबुक पर पोस्ट करनी है, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ठीक है। अगली बात है कि ये टॉपर कौन है, टॉप 5 कौन है, टॉप 50। पहले तो टॉप 50 हो रहा था, टॉप 100 हो रहा था, अब टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे आगे सामने, तो आप कह रहे हैं कि टॉप 5 कौन है? भाई वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तुम्हारी तरह सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं, हमारी तरह भी हम एक्टिव रहते हैं, तो वो कहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहीं अभी लोअर पीसीएस निकला होगा, पीसीएस निकला होगा, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, 4 महीने में मेंस होने वाला है, ठीक है। तो उनके पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो आपके सामने आए, आपको अपने प्रमाण दिखाते रहे। उन्होंने अपना काम कर दिया है और कुछ ऐसा होगा भी तो वो दोबारा आपको प्रमाण आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है, कि ये सामने क्यों नहीं आते हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे आएंगे, टाइम पे सामने आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो आएंगे ना, उस दिन सामने आना, जब डीवी होगा इसका उस दिन अब सारी मीडिया को लेकर आना और वहां उनसे बातचीत करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने तो टॉपर आएंगे ना, कि नहीं आएंगे? सब आएंगे, क्यों नहीं सामने आएंगे? ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन। भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो वहां पर आप आइए, वहां पर उनका इंटरव्यू लीजिए, हमारा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये मत कहिए कि ये कहाँ है वहां है। हो सकता है कोई बहुत सीधा बच्चा हो लेकिन बहुत पढ़ाकू। कई बार ऐसा होता है कि वो पब्लिक में आने के लिए हिचकता है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होता, लेकिन पढ़ने में बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है। वो अभी भी अपनी तैयारी में लगा हुआ होगा, आगे पटवारी है, लेखपाल है, एसआई की भर्ती है, लोअर पीसीएस है, पीसीएस है, सारी भर्तियों की तैयारी कर रहा होगा। तो उसके बाद इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपके प्रश्नों का जवाब देने आएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं उसको अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूं, मुझे चेला बना लो। उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है भाई साहब कि वो आपको अपना चेला बना पाए, और न उनने किसी का गुरु बनना है, वो
अपना सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने अभी भी सिलेक्शन लेना है, आगे सिलेक्शन लेना है, और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा। हाँ, आएगी तो हम भी स्वीकार करेंगे, आप भी स्वीकार करना, सब लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन जब तक आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ है, जब तक आरोप ही नहीं लगे हुए, खाली फालतू अनर्गल की आप बात करने वाले हैं, आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीजों को आपसे बचना चाहिए, लेकिन आप लोगों की अपनी इच्छा है, लोकतंत्र है, सबको अपना कहने का अधिकार है, तो आप करिए। बहुत सारे लोग तो गालियां दे रहे हैं इनको, कौन है ये, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई एफआईआर वगैरह कर लेगा तो आपको भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। अगला आरोप है कि भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अभी आयोग के अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि 2-3 ऐसे जोड़े हैं, भाई बहन हैं, और जो कि सेलेक्ट हुए हैं, जिनके सेम है। बाकी बहुत सारे और लोग हो सकते हैं, उनका डेट उनके माता जी का नाम अलग है, किसी का और अलग है, तो वो अलग है, और 2-3 जोड़े हो ही सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ने मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अभी हमारे बहुत सारे और मित्र कह रहे हैं कि हम उनको जानते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। कई लोग तो फर्जी भी कह रहे हैं। अभी कल एक एफआईआर हुई है, कोई एक्स सर्विसमैन है और उनकी बहन कोई असवाल है और उनको जोड़ा जा रहा है ना। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि आरोप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक और उसमें वो एक आया था कि 4-5 वो कोई वो करके उनको पूरा गोला वोला करके उस पर उसको डिकोड करके वो सर्कुलेट किया जा रहा था सोशल मीडिया में। तो वो जितने भी जो चौहान कोई था, ठीक है, तो उनके जितने भी बच्चे जो 4-5 लोग हैं या उनके संबंधी हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। वो जो पूरी जो सूची आई है, क्वालिफाई वाली सूची जो 40% वाली ऊपर वाली आती है, उस सूची में उनका नाम है। किसी की रैंक पर देख रहा था 10,000, किसी की 12,000, किसी की 15,000। तो मुझे उन लोगों पर भी दया आती है जो ऐसी फालतू की चीजें बिना वेरीफाई किए हुए, बिना ऐसे किए हुए इन चीजों को सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को भी मुझे दया आती है, और उन लोगों के नंबर भी मुझे लगता है कि 40-45-50 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगा यार कि ये तो गलत है। फिर मैंने लिस्ट चेक की तो उनका नाम नहीं लिस्ट में। फिर मैंने दूसरी वाली लिस्ट चेक की जो क्वालिफाई वाली है, उसमें उन सबका नाम है, तो कहीं रैंक कहीं पीछे सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ उसमें से, ठीक है। और आप लोग खाली उसको सर्कुलेट कर किए जा रहे हैं, तो इस तरीके के आरोप भी ठीक नहीं है और इनसे बचना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी चीज है तो प्रमाण दीजिए, आयोग आपसे प्रमाण मांग रहा है। फिर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 740 भर्ती में भी ऐसे ही होगा, है ना। बहुत सारे लोगों की ये शंका है कि वहां भी बिल्कुल सब लोग सेटिंग वाले होंगे, सब लोग पैसे देकर हुए हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, हमारा नाम चेक कर लीजिए, किसी और का चेक कर लीजिए, ठीक है। आधे बच्चे ऐसे ही हैं जो वहां भी सिलेक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अब भविष्य तय होगा। अगर वीडियो में पहले होगा तो हम लोग वीडियो ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं होगा, भर्ती फंसेगी, तो हम लोग 746 में अपना डीवी करवाएंगे, वहां हम ज्वाइन ले लेंगे। बाद में मामला चलता रहेगा, फिर हम लोग बाद में जब रिजल्ट इसका फाइनल आएगा, डीवी होगा, हम लोग यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो 746 भर्ती में तो उन लोगों को ही घाटा होना है जिनका नहीं, मतलब जिनका होना था सिलेक्शन। और आप क्योंकि भर्ती आप लोग अगर फंसाना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, कोर्ट ले जाना चाहते हैं, लेकिन हालांकि कोर्ट में कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, आप ले जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन 746 भर्ती में भी फिर ये फंसेगा, ठीक है। फिर आप लोग या तो यही हल्ला करेंगे कि सब लोग यही मिले हुए हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं बोलने के लिए, तो हम लोगों के लिए वहां भी अवसर है ना। तो अब इस पर तो ज्यादा मैं कुछ क्या ही कहूँ, है ना। बाकी तो अभी देखेंगे, जब रिजल्ट अभी आएगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। भर्ती निरस्त कर दोबारा एग्जाम करवाया जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, और ये लोग बहुत ज्यादा हैं, और ये वही हैं जो 60-65 वाले लोग हैं, या फिर इससे कम है, 50 नंबर 55 नंबर वाले लोग हैं। और बहुत सारे लोग तो क्वालिफाई भी नहीं किए हैं, वो भी भर्ती निरस्त करवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का तो मुझे नहीं समझता हूँ कि मुझे कोई जवाब देना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रश्न मुझे लेना था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोर्ट जाएंगे, बहुत सारे लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने में दोनों पक्ष हैं, ठीक है। जो सिलेक्ट हुए हैं वो पक्ष भी कोर्ट जाने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, और जो नहीं सिलेक्ट हैं वो भी कोर्ट जाने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये है कि कोर्ट अगर भर्ती चलेगी, मुझे लगता है कि पहले जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वही लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हालांकि कोर्ट में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर पक्ष वाले कोर्ट जाएंगे तो फिर जो मतलब अगर जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग अगर कोर्ट जाएंगे, तो फिर जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के पास भी राइट है, वो लोग भी कोर्ट जाएंगे, ठीक है। जो जिनका सिलेक्शन नहीं है वो हाई कोर्ट जाएंगे, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। भाई, सबके पास अधिकार है, ठीक है। तो कोर्ट जाने में तो अब पहल कहां से होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके बाद है कि विरोध करने वाले लोग कौन है, ठीक है। एक प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये विरोध करने वाले लोग कौन है। मुझे भी पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि विरोध करने वाले लोग कौन है। तो इसका जवाब तो आपको पता ही है कि कौन है, और अध्यक्ष जी ने भी परसों कहा है कि बहुत सालों से, है ना, रह रहे हैं बाहर, तो उनको जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो वही लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें जो चयनित हैं वो लोग भी हैं कि, लेकिन वो स्पष्टता चाहते हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भर्ती को निरस्त नहीं करवाना चाहते हैं, वो स्पष्टता चाहते हैं कि असल में अगर ऐसा कुछ है तो इसका जांच होनी चाहिए। और जांच में तो हम भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि सहयोग होना चाहिए, और लेकिन ये जांच आयोग के स्तर पर होनी चाहिए, कमेटी के स्तर पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कोई जांच नहीं करेगा, और मुख्यमंत्री के पास जो लोग चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से उनकी नीयति खराब है, ठीक है। यह मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं। फिर प्रश्न किसी का है कि कोई पुजारी प्रधान दुकान चलाता है तो वो सेलेक्ट कैसे हुए, क्यों नहीं हो सकते हैं भाई, कोई पुजारी क्यों नहीं हो सकता। ये तो सारे ब्राह्मणों का अपमान हो गया। फिर मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, ठीक
ठीक है। तो फिर मैं सिलेक्ट कैसे होगी, आप प्रश्न चिन्ह कैसे खड़े कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रधान क्यों नहीं, इतनी सारी ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 7,000 के से ज्यादा अपने उत्तराखंड में ग्राम पंचायतें हैं। पहले 7,555 हुआ करती थी, अब शायद 7,792 या 7,992, कुछ डेटा मुझे ठीक तरीके से याद नहीं, ऐसी कुछ ग्राम पंचायतें हैं। तो इन ग्राम पंचायतों में इतने ग्राम प्रधान होंगे, इसमें से कोई एक बंदा तैयारी करके, और वो तो कल मैं उनका वीडियो देख भी रहा था, ठीक है, कि उन्होंने बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारे लोगों का सहयोग लिया है, कई साल वो देहरादून में रहे हैं और तब जाके उन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो क्यों नहीं ले सकता, कोई दुकान चलाने वाले सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकता भाई, उसने मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी। तो जब तक आपके पास कोई ऐसा मिल नहीं जाता कोई सबूत या कुछ इस तरीके से, तो लोगों से जलिए मत, और जो तैयारी कर रहे हैं उनसे सीख लीजिए कि हमें भी करनी है। लेकिन कोई अच्छा कर रहा है तो उसको आप लोग निराश कर रहे हैं, उसको हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और कभी देखो, कर्नाटक में एक बार न्यूज आई थी कि कर्नाटक में एक रेलवे स्टेशन पर बच्चा बैठता था, उसने वीडियो देखे और वो पीसीएस बन गया। कई बार ऐसे आईएएस, हमारे भीख मांगने वाला का बेटा आईएएस बन गया, मोची का बेटा आईएएस बन गया, ठीक है। कोई 12th फेल बच्चा आईएएस बन गया, फिर आईपीएस बन गया। तो ऐसे तमाम लोग देश में बनते हैं, इनके संघर्षों को हमें सलाम करना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। और आप इनको हतोत्साहित कर रहे हैं, इनका मॉरल डाउन करने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ठीक है। कल के दिन कोई और मेरे पिताजी के घर में दुकान थी, मैं भी दुकान चलाता हूँ, मैं पिछले लॉकडाउन के टाइम पे हमने दुकान चलाई है। तो कोई हमें ये कह देगा कि ये दुकान चलाने वाला, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ? हमने भाई साहब अपनी जिंदगी खपाई है, हमने अपना जीवन पूरा दे दिया है इस तैयारी के लिए, और आप कह रहे हैं कि ऐसे कैसे? तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर मैं इसमें एक बात और भी जोड़ रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो आयोग को आप दीजिए। आयोग ने कहा है कि हम जांच करने के लिए तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जांच नहीं करवाना चाहते हैं और आप खाली लोगों को बदनाम करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है और ये गलत रवैया है, गलत परंपरा है। आगे आपके साथ भी ऐसा होगा, आगे आपके साथ भी ऐसा होगा। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि आज जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो तो कल भी सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप लोग अगर कल सेलेक्ट होंगे तो फिर दूसरे लोग आप पे आवाज उठाएंगे, इसलिए परंपरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगला देखिए, पहले कभी किसी लिस्ट में नाम नहीं तो अभी कैसे, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे सवाल लगा। हालांकि मैंने तो शुरू में ही आपको बता दिया है कि हमारा किस किस लिस्ट में है, तो आप मुझे तो कहेंगे नहीं, आप जा भी सकते हैं लिस्ट में, नाम भी चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ, पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले कभी किसी लिस्ट में नाम नहीं आया किसी का और आज अचानक कैसे आ गया है, ठीक है। तो मैं कोई उदाहरण आपको दूंगा। टीना डॉबी का नाम आप सबने सुना होगा, टीना डॉबी 2015 की, शायद ये 2016 की टॉपर थी, ठीक है। उन्होंने कभी पहले पेपर नहीं दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट 21 साल में प्री दिया, निकल गया, मेंस दिया, निकल दिया, इंटरव्यू दिया, निकल गया, और फर्स्ट रैंक, ठीक है, भारत में पहली रैंक। तो कोई पहली रैंक ला सकता है, तो उत्तराखंड की ग्रुप सी की तैयारी में, जब ग्रुप ए की तैयारी में, अखिल भारतीय सेवा में, ठीक है, जब कोई फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सकता है, तो ग्रुप सी की तैयारी में क्यों नहीं कर सकता? और मैं पहले ये कंफर्म कर चुका हूं, ये पूरी बात बता चुका हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस की तैयारी करने वाले हैं और उन्होंने इस बार छोड़ा और इस परीक्षा की तैयारी की। तो क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? बिल्कुल पहली बार लिस्ट में नाम हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसमें बहुत सारे बच्चों का पहली बार ही लिस्ट में नाम है और उन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की है, क्योंकि पहले से जो पढ़ रहा है उसको तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको लगता है कि हो जाएगा, और उसका होता नहीं है, वो तो 70 पे अटक गया, 65 पे अटक गया। और बहुत सारे जो नए बच्चे थे उन्होंने ठीक तरीके से अच्छे मटेरियल के साथ तैयारी की, अच्छे ट्रिक और टेक्निक्स के साथ तैयारी की, अच्छे तरीके से सीखा और वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि टॉपर में बहुत सारे नए बच्चे होने चाहिए और ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने गलती करी, मेरे 4 नंबर कम हो गए, ठीक है। अगर मेरे होते तो हम भी टॉपरों में होते। तो हमने गलतियां करी, नए बच्चे ने उन गलतियों को सुधारा होगा तो उनका लिस्ट में नाम हो गया। तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि पहली बार किसी का लिस्ट में नाम है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी और उनका सिलेक्शन हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेहनती छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हाँ, अब ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ये प्रश्न पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है कि मेहनती छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ये बिल्कुल बात सही है और ये मैं खुद भी मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल निश्चित तौर से जब से परिणाम आया है तब से हम सब लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन में है कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अब बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं कि इस तरीके से तो मानसिक उत्पीड़न वास्तव में हो रहा है। शोषण, इसको हम शोषण का एक नया तरीका कह सकते हैं कि जो जिनका नहीं हो रहा है। अब देखिए डेटा, आप देखिए 1,60,000 लोगों ने परीक्षा दी और 800 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 900 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो ये कहीं 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। 0.5% लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो 99.5% लोग तो ऐसी हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इन लोगों का जो कुछ छोटी सी जो एक संख्या है 900 लोगों की, इनका मानसिक उत्पीड़न करने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक है। आपको दुर्व्यवहार करने से बचना चाहिए, आपको टारगेट करने से बचना चाहिए, आपको गालियां देने से बचना चाहिए, उनके माता पिता को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। ये सेटिंग गेटिंग वाली जो आप बात कर रहे हैं, पैसे देने वाली बात कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। और अगर आप नहीं बचेंगे तो कल के दिन आपको भी कोई ना कोई कहेगा और आपका भी मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं और ये बिल्कुल ही मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मानसिक, अभी मुझे देखो मेंस
की तैयारी करनी थी, लेकिन अभी ऐसे ही 4-5 दिन ऐसे ही निकल रहे हैं, अभी पता नहीं कब तक ये मामला चलेगा, तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। बार बार मन में वही ख्याल है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या सारी चीजें हैं, तो समस्या तो हो ही जाती है, मानसिक पर बिल्कुल हो रहा है। और इस पर मुझे लगता है कि हमें भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, और मैं अभी उस पर सोच भी रहा हूं, तो हम लोग अभी इस पर बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है बहुत सारे भर्तियों के, क्या हर भर्ती कोर्ट जाएगी? अब ये तो अध्यक्ष जी ने भी इसका जवाब दिया है कि हर भर्ती कोर्ट तो जाएगी, क्योंकि जो थोड़े नंबरों से रुक जाते हैं या जिनके अपने स्वार्थ हैं, बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे अपने स्वार्थों के लिए भी, नंबर उनके नहीं है लेकिन वो अपने स्वार्थों के लिए भी इस भर्ती को लटकाना चाहते हैं, और बहुत सारी और चीजें, क्योंकि फिर आगे भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा ना, एक भर्ती चली जाएगी तो दूसरी भी जाएगी, फिर तीसरी भी जाएगी, फिर हमेशा जाती रहेगी, है ना। तो अपने स्वार्थों के लिए भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सामान्य जो पढ़ने वाला छात्र है उससे इन चीजों से बचना चाहिए, और वरना तो हर भर्ती कोर्ट तो जा ही रही है भाई, अब ये भी जाएगी तो फिर क्या ही कह सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगला है प्रश्न है कि आगे की राह क्या होगी, क्या भविष्य होगा, क्या है, कैसे बढ़ती जाएगी, क्या सारी जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस भर्ती में होगा तो कुछ नहीं, ठीक है। ये भर्ती सिलेक्टेड लोगों के पक्ष में है, क्योंकि सब लोगों ने मेहनत की है। हाँ, जांच अगर होती है तो जांच में अगर कुछ ऐसी बात होती है तो बिल्कुल जांच करिए, अच्छे तरीके से करिए, और कुछ अगर ऐसा है तो उन लोगों को बाहर करिए और लोगों को मौका मिल जाएगा, हम लोगों की रैंक अच्छी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगर सीधे मुख्यमंत्री और सीधे कोर्ट वाली बात होती है तो फिर कुछ भी नहीं होगा और न जांच हो पाएगी, और मामला ज्यादा दिन तक लटकेगा। लेकिन ये मामला सिलेक्टेड लोगों के पक्ष में होगा, मुझे ऐसा लगता है। चयनित छात्रों को जिनका 1-2 नंबर से रुका है उनके लिए संदेश मेरी तरफ से ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तैयारी कर लो, अभी पटवारी हाथ से न निकल जाए, ऐसा ही हाथ से न निकल जाए, पुलिस है, बहुत सारी चीजें। ये बिल्कुल सच बात है कि अगर भर्ती में डिले होगा और भर्ती में ज्वाइनिंग अगर 1-2 महीने में नहीं हो पाती है तो फिर देखिए तमाम परीक्षाएं हैं। अभी 746 वाले में भी अगर ऐसे ही होता है तो तमाम फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, पुलिस की अभी आयु बढ़ने वाली है उसमें, तो उसमें भी सब लोग, फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। पुलिस की परीक्षा है, एसआई में हम लोग हैं ही, ठीक है, पटवारी परीक्षा हम हैं, लेखपाल परीक्षा हम हैं, तो सारी परीक्षाओं में हम लोग फिर कंपीट करेंगे सब भर्तियों में, और हमें जाना भी चाहिए, सबका अधिकार है भर्ती देने का। और लोग भी जितने हैं सिलेक्टेड हैं सब लोग कंपीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वही परिणाम होगा, वही मेरिट हाई होगी। और जो नहीं हो रहा है जिनका सिलेक्शन, उनका अन्य भर्तियों में भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो फिर पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। तो मेहनत करने वाले लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो बॉर्डर पर रुके हैं, 1-2 नंबर से रुके हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए, अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और भर्ती में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि भर्ती रुकेगी तो उसमें नुकसान उन्हीं का होगा जिनका सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि बाद में भी उन्हीं की दिक्कत पैदा हो सकती है। जो टॉपर हैं वो फिर भी टॉप आ जाएंगे भाई, बहुत सारे देखो ना आप लोग, कई सारे टॉपर को देख लीजिए, सब लोग हर परीक्षा में टॉप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो आगे की परीक्षा में भी करेंगे, अगर ज्वाइनिंग उनकी नहीं होती है तो वो जाएंगे, छोटी ग्रेड पर भी जाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है, और पुलिस भर्ती में भी जा सकते हैं, कांस्टेबल में भी जा सकते हैं, एसआई में तो लोग करेंगे ही, ठीक है। तो भविष्य अभी देखने वाली बात होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको तैयारी कर लेनी चाहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, न कि फालतू हम लोग सर्कुलेट करते रहे हैं अफवाहें। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक वो दंपति वाला कोई आया है कि इनकी कोई 8वें रैंक पर है और उनके पति कोई दुकान चलाते हैं, दुबई से आए हैं, और ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब क्या ही कहें, है ना। और उसमें जो वो पत्र लिख रहा है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के नाम, उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, मतलब पत्र भेजने वाला कौन है, प्रेषक कौन है। आप लोगों ने पत्र लेखन पढ़ा होगा तो आपने कम से कम तैयारी की है हिंदी की, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर आपने सेवा में लिखा है, किसी को आपने संबोधित किया है तो अपना नाम भी तो लिखिए, प्रेषक का नाम भी तो लिखिए कि प्रेषक कौन है। प्रेषक का नाम नहीं दिया हुआ उसमें, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे तो कोई भी किसी को कह देगा और उसमें उसका नाम नहीं है भाई। अपना नाम के साथ, अपने प्रूफ के साथ, अपने आधार कार्ड के साथ आप आयोग में जाइए, थाने में जाइए, बेरोजगार संघ के पास जाइए, किसी के पास जाइए और नाम लगाइए, ना अपना नाम भी लगाइए, ताकि लोगों को ये भी तो पता चल सके कि कौन हमारे खिलाफ साजिश हो सकता है, कि उनका कोई विरोधी हो वो, और वो चाहता हो कि भर्ती में कुछ डिले हो जाए, ऐसे कुछ उनको बदनाम करने के लिए ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो तैयारी करने वाले भी तो, अगर वो वास्तव में पति पत्नी है तो हो सकता है उन्होंने तैयारी की हो, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं। इतने आईएएस निकल रहे हैं अपने देश में, इतने पीसीएस निकल रहे हैं अपने देश में, क्यों नहीं हो सकते हैं वो, और वो अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारी की होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अनर्गल आरोप है, जब तक सिद्ध नहीं हो जाता या जब तक इस तरह की चीजें सामने नहीं आ जाती, फालतू बातें हैं। इन पर मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, इतनी सारी बातें, जो प्रश्न वगैरह थे वो हमारे हो गए हैं, ठीक है। और मैं पुनः सभी सेलेक्टेड जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और बाकी सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां तक आए और आपने मेरा पक्ष, हमारा पक्ष भी सुना, क्या सारी बातें हैं और क्या हम लोग इस विषय पर सोचते हैं। तो ये पक्ष आपने देखा, और मुझे लगता है कि सब लोगों को अब तो थोड़ा सा तैयारी पर जुट जाना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारी परीक्षाएं हैं। बहुत सारे लोग मेरे जानने में है लोअर पीसीएस में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों को लोअर पीसीएस मेंस के लिए फिलहाल तैयारी करनी चाहिए। सिलेक्टेड लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है,
जिनका चयन इसमें सूची में नाम आया है उनको बिल्कुल भी नहीं घबराइए, बिल्कुल 2-3 महीने में जब भी होगा डीबी वगैरह हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। और जिनकी नीयत ठीक नहीं है उनके खिलाफ लड़ना भी है, ठीक है। जो भर्ती को कैंसिल करवाना चाहते हैं, भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं, उन लोगों के हम साथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उनका हम जमकर सड़क से लेकर संसद तक जहां भी हमको जाना होगा, ठीक है, हम लोग उनका विरोध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनके जो मंसूबे हैं, ठीक है, उनको सिद्ध नहीं होने देंगे, ठीक है। हाँ, जांच में वो सहयोग करते हैं, हम भी करेंगे, बिल्कुल यूकेएसएससी जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल प्रतिवेदन लगाइए, आयोग के पास जाइए, लेकिन आप राजनीतिक लोगों के पास जा रहे हैं और अपने जो आपके मंसूबे हैं उनको सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके साथ हम बिल्कुल भी कभी खड़े नहीं होंगे, और ना पहले कभी थे, ना आज होंगे, और ना भविष्य में कभी खड़े होंगे, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। और एक लास्ट में मेरा एक निवेदन उन सिलेक्टेड लोगों से है, ये जो चयनित इस परीक्षा में ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में हुए हैं, ठीक है, उन लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती ये है कि हम सब लोगों को, क्योंकि अगर 99.5 लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं और सेलेक्टेड लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, या अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो समय आने पर हमको भी लड़ना होगा। और जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो चयनित लोग हैं, उन लोगों को भी यूनाइट होना होगा, एक होना होगा। तो जितने भी लोग चयनित हुए हैं, ठीक है, और जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, या हमारी टीम से नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो लोग इसी कमेंट में आप लोग अपना नाम, अपनी रैंक और अपना रोल नंबर, अपने पिताजी का नाम, जो भी पूरी डिटेल है, रैंक, फिर नाम डाल दीजिए, फिर पिताजी का नाम, और फिर आपके कितना जो वो है वहाँ पर पिताजी का नाम और जो रैंक है, ओपन वाली रैंक है, या नंबर वगैरह जो भी आपको डालना है उसको डाल दीजिए, और अपना मोबाइल नंबर उसमें जो व्हाट्सएप वाला आपका है वो वहाँ पर डाल दीजिए। हम आपको वेरीफाई करके, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ उसको वेरीफाई करके हम आपको अपने पूरे टीम के साथ जोड़ देंगे, और फिर जैसे भी आगे की चीजें होंगी, क्योंकि अधिकारों के लिए तो सब लोग लड़ेंगे भाई, है ना। चयनित जो लोग हैं, अगर उनके साथ गलत हुआ तो ये अन्याय हम लोग सहेंगे नहीं। अगर चयनित लोगों के साथ अन्याय होता है तो फिर उतने 900 परिवारों के साथ अगर अन्याय होता है तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और हम लोग भी सड़क से संसद तक अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जो भी चयनित लोग मुझे देख रहे हैं, अगर अभी तक वो टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग अपना पूरा डिटेल डाल दीजिए, उसमें रोल नंबर जरूर लिखिए, अपनी रैंक जरूर लिखिए, अपना नाम लिखिए, और अपने मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप वाला आपका है वो आप दे दीजिए, तो हम आपको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही मुझे सारी बातें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारा पक्ष नहीं सामने आ पा रहा है, मीडिया वाले लोग, हाँ, खासकर मैं मीडिया वाले लोगों को भी कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले लोग लगातार ये एजेंडा अपना चला रहे हैं, और लगातार इस तरीके की चीजें कि ये हो गया, अब टीआरपी का सवाल भी होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो लगातार एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार हुआ ही हुआ है। आप बोलो, मानो न मानो, आयोग के अध्यक्ष के पास उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न नहीं पूछे, आयोग के सचिव के पास भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन जब जैसे वो ऐसे बच्चों को पकड़ रहे हैं या ऐसे आंदोलनकारियों को पकड़ रहे हैं, तो वहां वो बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका पक्ष भी रखिए और तमाम चीजें दिखाइए। अभी 21st रैंक के जो व्यक्ति हैं उनका इंटरव्यू लीजिए ना। कल आप कह रहे थे कि टॉप 50 में हमने इंटरव्यू लेना है, तो लीजिए ना, हमारा लीजिए। मेरा 224 ओपन में रैंक है, 247 पूरा रैंक है, मेरा इंटरव्यू लीजिए और अन्य लोगों का लीजिए, ठीक है, उनका आप रैंक लीजिए। और प्रश्न पूछने वाली जो एक बात है, प्रधान जी की जो बात आ रही है, उसका भी मैं एक बार अपना रिव्यू दे देता हूँ कि आप क्या करेंगे। प्रधान जी को एक तो बुला रहे हैं, प्रधान जी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की है मुझे लगता है, और उन्होंने सिलेक्शन लिया है। और आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रश्न ऐसा उठा के उनसे पूछ दे रहे हैं। ऐसे तो दुनिया में कोई भी इतना बड़ा ज्ञाता नहीं है। टॉपर के भी 89 नंबर है ना। अगर सबको आता तो सबके 100 नंबर आते, मेरे 100 नंबर आते, मेरे 76.90 नंबर क्यों आए? मेरे 100 नंबर आते थे ना अगर मुझे सब कुछ आता, ठीक है। लेकिन मुझे सब कुछ नहीं आता है, ऐसे आपको भी सब कुछ नहीं आता होगा, ऐसे अन्य तमाम लोगों को सब कुछ नहीं आता है। तो ये प्रश्न पूछने वाली जो बात है, आप लाइव में बुला के किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछिए। और मैं तो कहता हूं कि मुझसे करिए, क्या करिए कि जो प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति है उसको भी बुलाइए, उसको भी लाइव में एक उस फ्रेम में रखिए, एक फ्रेम में सिलेक्टेड लोगों को रखिए, एक फ्रेम में आप रहिए। और दो सवाल अगर जो जिसका नहीं हुआ है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो सिलेक्टेड से पूछता है, तो 2 सवाल पूछने की अनुमति सिलेक्टेड को भी दी जाए, और ये देखा जाए कि वो कितनी तैयारी कर रहा है जो सवाल पूछ रहा है ना। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, सबका बराबर जो पक्ष है वो सामने आना चाहिए। तो ऐसा है कि, है ना, कुछ भी आप पूछ लेंगे, पहले वो इतना घबराए हुए हैं, सारे लोग, सिलेक्टेड लोग, सब लोग घबराए हुए हैं, मानसिक उत्पीड़न सबका हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आपका सवालों का जवाब भी हमें, मीडिया में भी हमारा एक पेपर हो रहा है, और मीडिया भी हमारा एक पेपर ले रही है, और तब जाके वो हमें सर्टिफिकेट देगी, और तब हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा हो रहा है, ठीक है, हम तैयार हैं, हम किसी भी परिस्थिति तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ठीक है, आइए और 2 फ्रेम बनाइए, एक उनका बनाइए जो प्रश्न पूछ रहे हैं, खाली कमेंट से काम नहीं चलेगा। वो किताब लेके सामने बैठा हुआ होगा, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एक फ्रेम में आप आइए, एक फ्रेम में उनको बुलाइए और एक फ्रेम में सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाइए। फिर 10 प्रश्न वो पूछे, 10 हम पूछते हैं, 2 वो पूछे, 2 जो इतना भी पूछने होंगे, 2 वो हमसे पूछे, 2 हम उनसे पूछते हैं, 10 वो हमसे पूछे तो 10 हम उनसे पूछते हैं। और परसेंटेज फिर देखिए कि कितना % वो जवाब दे रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से मीडिया को भी निष्पक्ष तरीके से हम लोगों का भी साथ देना चाहिए, और अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। हम लोग लड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए सब लोगों को लड़ना है। हम लोग भी लड़ेंगे, आप लोग भी लड़िए, ठीक है। और जीत आखिर में सत्य की होनी है, और जिन्होंने मेहनत की है वो लोग बिल्कुल भी न घबराएं। उनके साथ सब लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं, और सेलेक्टेड लोग, सब लोग यूनाइटेड हैं। यूनाइट तरीके से हम लोग आगे अपना कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इतनी बातें आज रखनी थी। आगे भी अगर जरूरत महसूस मुझे हुई तो आगे अगर कुछ लोग, आप लोगों के और सवाल होंगे तो आप कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपका तथ्य के साथ, मैंने कोई फालतू बात नहीं की है, मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है पूरा। मैं 2 दिन से यही काम कर रहा था, और मैंने पूरा ये प्रश्न छांटे और फिर डेटा एनालाइज किया, और तब जाके ये उत्तर तैयार किए हैं, ठीक है। तो अगर कोई और प्रश्न आपके मन में है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमसे आप पूछिए, बिल्कुल हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो तैयारी कर रहे हैं वो आगे तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे भाई। और हम लोगों को अगर कोई गाइडेंस आपको देनी होगी तो हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हाँ, जो नए बच्चे हैं वो तैयारी करने वालों को, उनको भी हम लोग अपने तरीके से गाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।